हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का संख्या पद्धति नंबर सिस्टम कड़ी की इस दूसरी वीडियो में। पहली वीडियो में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई थी, जिस कारण से उसे हटा लिया गया है और आपके विशेष कहने पर संख्या पद्धति पर यह दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। हम संख्या पद्धति के आज की कड़ी में हम क्या जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ये हम देखते हैं। संख्या पद्धति में आज की कड़ी में हम जानेंगे अंकों या संख्याओं का अलग अलग लिपियों में निरूपण, देवनागरी, अरबी और रोमन में। अंकों के मेल से बनने वाली संख्याएं, एक अंक की संख्या, दो अंकों की संख्या, तीन अंकों की संख्या या उससे अधिक अंकों की संख्या। परवर्ती अर्थात सक्सेसर, पूर्ववर्ती अर्थात प्रीडिसेसर संख्याएं, बड़ी संख्याएं, छोटी संख्याएं, आरोही अवरोही संख्याएं, असेंडिंग डिसेंडिंग। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम गणित की रीढ़, गणित की नींव है। हम बिना संख्या पद्धति पर बात किए, हम बिना नंबर सिस्टम को जाने, हम अगर चाहेंगे कि गणित को समझ लें तो एक तरह से यह बेईमानी हुई, जैसे बिना तैरे जाने समंदर में कूद जाना। संख्या पद्धति को जिसने अच्छी तरीके से समझ लिया, निश्चय ही वो गणित को भी बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो सबसे जरूरी और आवश्यक जो गणित को सीखने की बात है उसमें संख्या पद्धति है। अभी तक जिन टॉपिकों की हमने बात की, संख्या पद्धति में उतने ही टॉपिक्स नहीं है। यह उसके कुछ हिस्से हैं जिस पर हम आज के वीडियो में बात करेंगे। कुछ लोगों की यह शिकायत रहती है कि वो लोग गणित में कमजोर हैं। अधिकांशतः लोगों की गणित में कमजोरी का कारण संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को ठीक से नहीं समझ पाना ही होता है। यह एलिमेंट्री लेवल से एडवांस लेवल तक में, निचले स्तर से ऊंचे स्तर तक में संख्या पद्धति की अलग अलग पढ़ाई होती है और इसे अच्छी तरह से समझ लेना गणित की शुरुआत के लिए जरूरी होती है। सबसे पहले हम अंकों पर बात करेंगे। अंक, जिसे संख्यांक भी कहते हैं, क्योंकि अंक भी संख्या है, संख्या भी अंक है, और अंकों को निरूपित करने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे संख्यांक कहेंगे। डिजिट, अंग्रेजी में इसे डिजिट कहते हैं, संख्यांक। हमारे पास संख्यांक हैं, अगर हम देवनागरी लिपि में बात करें तो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, साथ में 0। यह देवनागरी में है। अगर इसी को हम लिखना चाहें अरबी में, अरबी जिसे हिंदू अरेबिक भी कहते हैं, तो ये लिखा जाएगा 0 तो 0 की तरह ही होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, बिल्कुल सही है। अरबी लिपि ही हम लोग व्यवहार में लाते हैं, हमारा व्यवहार इसी पर होता है। अधिकांशतया जगहों में जहां भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंकों की बात होती है, वहां अरबी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी की विधि, जिसमें रोमन लिपि है, रोमन में इन्हीं अंकों को लिखने का की अलग पद्धति है। एक, इसका भी व्यवहार हम लोग यदा कदा करते ही हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 0। तो देवनागरी लिपि, अरबी लिपि और रोमन लिपि में अंकों को इस प्रकार लिखा जाता है। इन्हीं तीन लिपियों पर हम बात करेंगे, क्योंकि देवनागरी लिपि
हमारी प्राचीनतम लिपि है। अरबी या हिंदू अरेबिक स्क्रिप्ट जो है, लिपि जो है, वो विकास के क्रम में हमें प्राप्त हुई है, सभी ने मिलकर इसे विकसित किया है। रोमन लिपि अंग्रेजी के वर्णमाला से विकसित हुई है, इसलिए हम इन तीन पर बात करते हैं, जिससे हम अपने व्यवहार में ला चुके हैं या कि कभी कभी लाते हैं, इसलिए इस पर बात करेंगे। देवनागरी लिपि, अरबी लिपि, रोमन लिपि, इसको देखकर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यह सभी जो लिपियां हैं ये किसी जाति धर्म के बंधन से बंधी हुई हैं। वस्तुतः ना तो ये हिंदू लिपि है, ना ही यह अरबी लिपि है, ना ही यह अंग्रेजों की लिपि है। देवनागरी भारतवर्ष में एक दूसरे को संबोधन के लिए प्राचीन काल में देव शब्द का प्रयोग किया जाता था। हे देव, आप कहां जा रहे हो, देव आपने कुछ कहा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से बात करता था तो देव, देवी, कन्या, बालिका ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। अधिकतर व्यवहार में देव का प्रयोग होता था। जब नगरों में देव रहते थे तो उस जगह को देवों का नगर कहा गया, और उन देवों के नगर में जो लिपि का विकास हुआ उसे देवनागरी कहा गया। यह मेरा अपना विचार है। अरबी, इसे कहते हैं हिंदू अरेबिक। जाहिर सी बात है, इसके कुछ आप देख सकते हैं, कुछ बहुत इनमें जो अक्षर हैं, अंकों को लिखने का जो तरीका है, ये अरबी और देवनागरी के आपस में मिलते हैं। और इसके पीछे का कारण निश्चित तौर पर यह रहा होगा कि इसीलिए इसे हिंदू अरेबिक कहते हैं, क्योंकि इनके कुछ अंक और इनके कुछ अंक देखने में लगभग एक समान है। रोमन लिपि, जिनका व्यवहार हम लोग घड़ी की सुइयों में वगैरह में देखते हैं, तो ये हम लोग व्यवहार में लाते रहे हैं। इन पद्धतियों को जानना चाहिए। देवनागरी लिपि को इसलिए समझना चाहिए क्योंकि हमारे प्राचीनतम, विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो वेद है, उसके बाद पुराण लिखे गए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मुल्क राजा आनंद की किताब में कहा गया है, ऐसा मुल्क राजा आनंद की किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में कहा था। लेटर जो अपनी बेटी को उन्होंने पत्र लिखा था, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। इंटर में मैं कभी इसे पढ़ा हूं। और मुल्क राजा आनंद ने कहा था कि जब दूसरी सभ्यताएं पालने पर झूल रही थी तो भारत की सभ्यता लिखना पढ़ना सीख रही थी। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी सभ्यता में लेखन की शैली पहले विकसित हुई, और इसीलिए हमारे पास जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं वो धरोहर हैं, और उसे अगर सीखना चाहते हैं तो हमें देवनागरी की ओर लौटना होगा, जानना होगा। खैर, हम जो अभी व्यवहार में लाएंगे वो अरेबिक लाएंगे, हिंदू अरेबिक लाएंगे, क्योंकि इसी का व्यवहार मानक रूप में विश्व में किया जाता है। ये बात हो गई अंकों की। अंक कंप्लीट हुए। संख्या पद्धति सीख रहे हैं तो संख्या के बारे में जानने से पहले अंकों को जाना। अब संख्या क्या चीज है? संख्या को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। ये नंबर है क्या चीज? तो नंबर अंकों के संयोजन से बनते हैं। अंकों को एक निश्चित तरीके से मिला देने पर संख्या का निर्माण होता है। एक अंक की संख्या की अगर हम बात करें, संख्या में एक अंक की संख्या, फिर 2 अंकों की संख्या, फिर 3 अंकों की संख्या। यहां 3 ही अंकों पर बात करेंगे क्योंकि फिर आगे का आप खुद समझ लेंगे। 3 अंकों की संख्या, 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंकों की संख्या। अगर हम 1 अंक की संख्या की बात करें तो गिनती शुरू होती है 1, 2, 3 और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए 9 तक जाकर रुक जाती है। मतलब 1 से लेकर के 9 तक ही 1 अंक की संख्या है, क्योंकि 9 के बाद जैसे ही हम आते हैं तो वो 10 हो जाता है। और 10 में कितने अंक हुए? 1, 2 अंक हुए, तो ये 2 अंकों की संख्या हो गई। यह भी शुरू होती है 10, 11, 12,
यह संख्या भी आगे बढ़ते हुए सिर्फ 99 तक पहुंच सकती है। 99 से आगे हम 2 अंकों की संख्या की कल्पना नहीं कर सकते हैं। 99, क्योंकि 99 के बाद जो संख्या आती है वो है 100। 100 में 3 अंक होते हैं, 1 2 3। अब इसके बाद 101, 102 डॉट 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 और यहां पर फिर 999। आप देख सकते हैं कि एक अंक की संख्या 1 से प्रारंभ होती है और 9 तक पहुंचती है। यहाँ एक भी शून्य नहीं है। 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 तक पहुंचती है। 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है और 999 तक पहुंचती है, क्योंकि इसके बाद जो संख्या आएगी वो 1000, यानी इसमें कितने अंक हो जाएंगे? 1 2 3 4, कुल 4 अंक हो जाएंगे। तो ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे तो यह 4 अंकों की में 4 9 लेकर के ये भी रुक जाएंगे, क्योंकि इसके बाद 5 हो जाएंगे जिसमें 4 शून्य होंगे। शून्य। अब बात होती है कि संख्याओं में शून्य के आने से क्या परिवर्तन हुआ। कुछ लोगों ने ये कहा, अक्सर ये प्रश्न पूछ देते हैं कि अगर शून्य भारत ने दिया है, जैसा कि हम जानते हैं कि शून्य भारत की देन है, दशमलव भारत की देन है, तो कहा कि अगर शून्य भारत की देन है तो दशानन के 10 सिर थे, 10 दिशाओं की बात होती थी, तो शून्य के आने के बाद ही 10 बना होगा, 20 बना होगा, 30 बना होगा। तो फिर पुराने ग्रंथों में 10 शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो वो थोड़े वो प्रश्न ही थोड़ा गलत है, क्योंकि 10 हमारे पास था, 10 को लिखने की पद्धति नहीं थी। 20 हमारे पास था, 20 को लिखने की पद्धति नहीं थी। 100 हमारे पास था, 100 को लिखने की पद्धति नहीं थी हमारे पास। और जब शून्य लगाने की पद्धति नहीं थी, तो जहां शून्य लगना चाहिए उन संख्याओं को हम सीधे सीधे तौर पर लिख दिया करते थे। जैसे अब 9 के बाद अगर हमको लिखना होता तो हम 10 ऐसे लिखते अक्षर में, फिर 11 12 13 जहां तक पहुंच सकते पहुंचते, फिर 20 अक्षर में लिखते। शून्य के आविष्कार से, शून्य जब भारत ने दिया तो सबों को 10 20 या शून्य वाले अंकों को लिखने के लिए एक फिगर मिल गया, एक चिन्ह मिल गई कि हम ऐसे लिखेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो 20 हो जाएगा। इसलिए यह प्रश्न थोड़ा सा बेकार लगता है कि पहले कैसे 10 का प्रयोग करते थे। पहले 10 का प्रयोग लिखा अक्षरों में करते थे, फिर 10 के आगे 11 12 लिख लेते थे। लेकिन अब जब से शून्य का आविष्कार हुआ, हम 10 को इस प्रकार से लिख लेते हैं, 100 को इस प्रकार से, 1000 को इस प्रकार से, 101 को इस प्रकार से। यानी गिनती में सहूलियत हो गई, गिनती को लिखने में सहूलियत हो गई। गिनती तो हमें आती थी, गिनती को लिखने की पद्धति सीख ली हमने। एक अंक की संख्या पर बात करें तो सबसे छोटी एक अंक की संख्या 1 है और सबसे बड़ी एक अंक की संख्या 9 है। 2 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 है और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या 99 है। 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी 100 है और सबसे बड़ी 999 है। 4 अंकों की भी जब लिख दिए हैं तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है और सबसे बड़ी संख्या 9999 है। यानी हम गौर से देखें तो 1 और 9 तक पहुंचे। अब 1 में सिर्फ एक शून्य लगा दिए तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है, और इस 9 में एक और 9 लग गया तो यह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। 3 अंकों की संख्या के लिए हम सिर्फ एक शून्य यहां से अधिक कर दिए, इसमें 2 अंकों में एक शून्य था, 3 अंकों में 2 शून्य हुआ और एक खुद 1, कुल मिलाकर 3 अंक। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या को करने के लिए हमने 999 3 बार लिखा और ये हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल गई। 4 अंकों की संख्या अपने खुद से हमने सीख लिया कि जब एक जीरो बढ़ा देने से अंकों की संख्या में सबसे छोटी संख्या मिल जाती है, तो 3 अंकों की संख्या में एक जीरो हम बढ़ा दिए सबसे छोटी संख्या में, तो 4 अंकों की हो गई सबसे छोटी संख्या, और एक 9 बढ़ा दिए अगर हम सबसे बड़ी संख्या में 3 अंकों की, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को लिखने का तरीका हुआ, पहचानने का तरीका हुआ, और ये संख्या हो गया। एक अंक, 2 अंक, 3 अंक। अब बात संख्याओं के
सक्सेसर और प्रीडिसेसर पर। अब हम परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में जानेंगे, यानी सक्सेसर और प्रीडिसेसर्स के बारे में हम जानेंगे। अगर हमने कोई गिनती लिख दी है, हम गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन गिनतियों में हम देखते हैं कि एक क्रम से गिनतियां बढ़ती चली जा रही हैं, और वो क्रम क्या है, उसके बीच का क्रम क्या है। तो 1 में +1 कर दें तो 2 हो गया, 2 में +1 कर दें तो 3 हो गया, 3 में +1 कर दें तो 4 हो गया, और इसी प्रकार हम 5 6 7 8 9 इसे लिख सकते हैं। यानी एक जोड़ देने पर हमें उसके आगे की संख्या मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं परवर्ती। परवर्ती जो अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है वो हो जाती है परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या जिसे अंग्रेजी में सक्सेसर कहते हैं, वो एक जोड़ने पर मिल जाती है। अब इसी क्रम को उल्टा करके समझते हैं। अगर 5 में से 1 घटा दिया -1 तो हमें 4 प्राप्त हुआ, 4 में से 1 घटा दिया तो हमें 3 प्राप्त हुआ, 3 में से 1 घटा दिया तो हमें 2 प्राप्त हुआ, और 2 में से 1 घटा दिया तो हमें 1 प्राप्त हुआ। यानी पीछे जब हम घूमते हैं, 1 घटाते चले जाते हैं तो हमें पूर्व की संख्या मिल जाती है। आगे बढ़ते थे तो पर की संख्या मिल जाती थी, 1 पर 1 जोड़ दिए तो 2 मिल गई, 2 पर 1 जोड़ दिए तो 3, 3 पर 1 जोड़ दिए तो 4। अब यहां पर क्या हो गया, ये सक्सेसर ले लिया, अब यहां पर प्रीडिसेसर लेंगे। 5 में से 1 घटा दिए 4 हो गया, 4 में से 1 घटा दिए 3 हो गया, 3 में से 1 घटा दिए 2, 2 में से 1 घटा दिए तो 1। ये प्रीडिसेसर है, पूर्ववर्ती संख्या है, पूर्व की संख्या है, पहले की संख्या है। 5 के पहले 4 थी तो 4 एक संख्या है, 5 के पहले 4, 1 घटा दिए तो 4, 4 के पहले 3, 1 घटा दिए तो 3। अब एक बात और आती है कि 1 के पहले क्या, अगर 1 में से 1 घटा दिए, जैसे हम जोड़ते चले जाएंगे तो अनंत तक चले जा सकते हैं, लेकिन 1 में भी अगर हमें 1 घटाने का मन किया तो क्या बचा। तो हम लोग घर में बच्चे बात करते हैं कि जब सारा कुछ खत्म हो जाता है खा पी करके, आप उस बच्चे से कुछ मांगिए तो बच्चा बोलेगा फाफू। ये फाफू हो गया, 1 में से 1 घटा तो फाफू हो गया। फाफू हो गया मतलब शून्य हो गया, कुछ नहीं बचा। तो 1 को प्रीडिसेसर देने के लिए शून्य का व्यवहार हुआ, और इस प्रकार हमारी संख्या पद्धति में शून्य का प्रवेश हुआ, शून्य एंट्री लेती है। 1 से 9 तक की गिनती में शून्य का प्रवेश पूर्ववर्ती के रूप में, 1 के पूर्ववर्ती के रूप में हुआ, और इसका महत्व बढ़ गया। ये परवर्ती और पूर्ववर्ती हो गई संख्याएं। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या यहीं पर देखते हैं। हम कह सकते हैं कि 5 एक अंकों की संख्या में बड़ी आसानी से हम पहचान सकते हैं। एक अंक की संख्या जब हो तो हमें पहचानने में बड़ी आसानी होती है। हम किसी से भी पूछेंगे कि 9 बड़ा कि 7, तो तुरंत बोलेगा 9। हम किसी से भी पूछेंगे 5 बड़ा कि 4, तो तुरंत बोलेगा 5, क्योंकि उसे रुपया पैसा के रूप में या किसी रूप में बचपन से ये पता है कि जितनी ज्यादा संख्या हम बोलेंगे हमको उतनी बड़ी संख्या प्राप्त होगी, अगली संख्या उससे बड़ी होती है। ये हमें जानकारी है कि पिछली संख्या से अगली संख्या बड़ी होती है, भले ही 4 और 1 में ही क्यों न करना हो कि 4 और 1 में से कौन बड़ा है, तो यह हिसाब लग जाएगा कि 1 से बहुत आगे है 4, इसलिए 4 बड़ी संख्या है। लेकिन क्या हो अगर हमसे कोई पूछ दे 63 और 36, 63 और 36 में कौन बड़ा है,
अब यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। बड़ा कौन है? बड़ा पहचानने के लिए हम यहां पर इकाई दहाई जो हम जानते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 जरूर जानते होंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार अभी नहीं जानते तो कुछ दूर तक तो अभी ही सीख जाएंगे। यह इकाई का अंक यहाँ पर 6 है और दहाई का अंक 3 है। यहाँ इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक 6 है। तो जो अधिकतम है, अधिकतम मतलब इकाई प्रारंभ का अंक हुआ और दहाई उसके बाद का, यानी दहाई इकाई से बड़ा होता है। हम सभी लोग जानते हैं 1 रुपया से 10 रुपया बड़ा होता है, यानी इकाई मतलब 1 रुपया और दहाई मतलब 10 रुपया, सैकड़े मतलब 100 रुपया, हजार मतलब 1000 रुपया। तो इकाई से दहाई हमेशा बड़ा होता है। अब दोनों ही संख्या दहाई वाली संख्याएं हैं, दोनों ही संख्या में दहाई है। इकाई में यहाँ 6 है और यहाँ इकाई में 3 है, यहाँ दहाई में 3 है और यहाँ दहाई में 6 है। तो हम सिर्फ जब देख लेंगे कि यह संख्या 2 अंकों की संख्या है तो सिर्फ दहाई पर ध्यान देंगे कि यह दहाई का अंक कितना है, इनमें से कौन बड़ा है। तो दहाई के अंक में हम जब जहां हमने गोल घेरा लगाया है वो दहाई का अंक है, यह दहाई है। तो दहाई के अंक को जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि 3 से बड़ा है 6। मेरी बात मान लीजिए, बाकी कोई कुछ भी कहे, मैं कहता हूं जिसमें दहाई 2 अंकों की संख्या में जिसमें दहाई का अंक बड़ा है वही बड़ा है। एक बात और ध्यान में रखेंगे, यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं की बात नहीं हो रही, जो भी बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्याओं की बात हो रही है। तो इस हिसाब से बाकी लोग जो कहे मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, मेरी बात तो निश्चित ही मानिए कि यहाँ 63 बड़ा है, 36 छोटा है। 36 छोटी संख्या है, 63 बड़ी संख्या है, क्योंकि 63 के दहाई का अंक 6 है और 36 के दहाई का अंक 3 है। ऐसा नियम के तहत है, मेरे कहने से मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा नियम के तहत है। जो अधिकतम होता है हम उसी को लेते हैं। जैसे ये 2 अंकों की संख्या में यहाँ भी दोनों ही 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें यह दहाई के अंक को हम ध्यान में रखें। अब एक सीधी सी बात है, 63 और 163, इसमें कोई पूछ दे तो ऐसे भी दिख रहा है यह 2 अंकों की संख्या है या 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या ही बड़ी होगी। यहाँ कुछ गिनती पहाड़ करने की जरूरत नहीं है, 3 अंकों की संख्या बड़ी होगी और 2 अंकों की संख्या छोटी होगी। यानी सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अंकों को गिन करके देख लेंगे कि कितने अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या है इसलिए छोटी है, 3 अंकों की संख्या है इसलिए यह बड़ी है, बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या। अब 3 अंकों की संख्या 1 6 3 और 1 3 6 इस प्रकार से लिख दिया गया हो, 163 और 136, तो पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जिन्हें बड़ी संख्या और छोटी संख्या पहचानने में दिक्कत होती है उनके लिए। अब सबसे पहले यहां देखेंगे कि यह भी 3 अंकों की संख्या है, यह भी 3 अंकों की संख्या है, तो सैकड़े की संख्या, यह संख्या सैकड़े की संख्या है, सैकड़ा। सैकड़े की संख्या को पहले मिलाएंगे। क्या सैकड़े की संख्या में कोई बड़ा या छोटा है? तो नहीं, सैकड़ा दोनों का बराबर है, दोनों ही सैकड़े बराबर है। यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। आगे बढ़ जाएंगे। सैकड़ा जब बराबर हो गया, यानी अंतिम अंक जब बराबर हो गया किसी संख्या का, तो उसके पूर्ववर्ती संख्या में जाएंगे। यानी इससे पहले कौन है? दहाई का अंक है। यहाँ दहाई के अंक में हम क्या देखेंगे? दहाई का अंक यहाँ भी है और दहाई का अंक यहाँ भी है। दहाई के अंक में देखेंगे कि दोनों में कौन बड़ा। अब दिख गया, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, यानी यह बड़ा है 3 से, 6 बड़ा है 3 से। 3 अंकों की संख्या में दहाई का अंक, इकाई का अंक तो समान था, दहाई का अंक 6 बड़ा हो गया 3 से, इसलिए यह पूरी संख्या बड़ी हो गई। 1 2 2 3 5 7 4 7 3 2 9 और 1 3 2 5 4 3 1 2 1 6। अगर इन 2 संख्याओं में आपसे कहा जाए आप बताइए तुरंत कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो आप क्या विधि अपनाइएगा? सबसे पहले ये दोनों ही संख्याएं गिन ली जाएंगी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह 10 अंकों की संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह भी 10 अंकों की संख्या है। यानी दोनों ही संख्या अंकों के मामले में बराबर है, समान है। अब इसमें सबसे अंतिम संख्या को देखेंगे 1, यह तो समान हो गया। अब देखेंगे कि इसके बाद की संख्या कौन है। यहाँ देखेंगे 2 है और यहाँ 3 है, यानी ये बड़ा हो गया। ये बड़ा हो गया तो ये संख्या बड़ी हो गई। अब इसके क्रम को पलट करके भी हम देखेंगे। संख्याओं के क्रमों को पलटकर हम देखेंगे। हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं, बस 5 अंकों की संख्या ले रहे हैं। और यहां पर इन्हीं संख्याओं के क्रमों को पलट दें। सबसे अंतिम वाली संख्या को सबसे पहले लें 5, और सबसे पहले वाले को सबसे अंतिम 2 3 4 1। ये यहां से यहां चला गया और ये यहां से यहां चला गया। 1 2 3 4 5, 5 2 3 4 1। इससे हम देखते हैं कि अंकों का क्रम बदल गया। यह पहले स्थान में 1 था, यहाँ अंतिम स्थान में 1 है। यहाँ अंतिम स्थान में 5 था, यहाँ पहले स्थान में 5 है। अंकों के क्रमों को पलटने पर भी हमको जो जानकारी मिलेगी वो उसी प्रकार से मिलेगी कि पहले अंतिम संख्या को देखेंगे कि यह अंतिम संख्या क्या है। तो अंतिम संख्या 1 है और यहाँ अंतिम संख्या 5 है। जाहिर है जिसका अंतिम अंक बड़ा हो वही बड़ी संख्या होती है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या, जब हमने बड़ी संख्या और छोटी संख्या को पहचानना सीख लिया है तो निश्चय ही अब उन्हें सजावट की बात आएगी कि इन्हें क्रम में व्यवस्थित करो, एक क्रम दो, इन्हें ऐसा लिखो कि लोग इसे पहचान पाए कि हाँ यहाँ सबसे छोटी संख्या और यहाँ सबसे बड़ी संख्या है। इस सजावट को हम 2 विधि से चुन सकते हैं। सजावट, अंकों की सजावट को या तो बढ़ते क्रम में, जैसे 24 25 26 27 28 डॉट डॉट डॉट, या बढ़ते क्रम का एक और उदाहरण है 3 7, ये रैंडम कोई भी नंबर है 9 12 15। चूंकि इन नंबरों में एक का अंतर था, गिनती की तरह थी, इन नंबरों को भी लिए, यह भी बढ़ते क्रम में ही है, इन्हें भी बढ़ते क्रम में ही कहा जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पहले है और सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में है, सबसे बाद में है। तो यह हो गया बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम। अब दूसरी सजावट हो सकता है कोई हमसे अलग, हमने ये चुना, हो सकता है आपको मन करे नहीं हम ऐसे नहीं चुनेंगे, हम ऐसे चुनेंगे, हम घटते क्रम में चुनेंगे। तब आप इसी सजावट को लिखेंगे 28 27 26 25 24, या नीचे वाली सजावट को आप लिख देंगे 15 12 9 7 3। यह सजावट का एक तरीका हुआ। या तो हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे या घटते क्रम में सजाएंगे। जब हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो इसे कहेंगे आरोही। क्रम। और जब हम घटते क्रम में सजाएंगे तो इसे कहेंगे अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही को समझने के लिए हम एक अच्छा उदाहरण लेंगे और हमें आरोही और अवरोही आसानी से समझ में आ जाएगी। आरोही क्रम, अवरोही क्रम। सामान्य बोलचाल में अगर हम बात करें तो अंकों की वो सजावट जो बढ़ते क्रम में हो उसे आरोही क्रम कहते हैं, और अंकों की संख्याओं की वो सजावट जो घटते क्रम में हो उसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। मगर कभी कभी या अक्सर ऐसा होता है कि लोग आरोही और अवरोही को भूल जाते हैं, कौन आरोही था कौन अवरोही था। और एग्जाम्स में सवाल
बढ़ते क्रम और घटते क्रम में पूछने के बजाय आरोही और अवरोही, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में ज्यादा पूछता है कि कौन असेंडिंग है कौन डिसेंडिंग है, या इनमें से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ कौन है डिसेंडिंग। और ये सिंपल आपको लग रहा है, मगर वहां कुछ ऐसे मैथ्स, ऐसे ट्रिक्स वाले मैथ्स दिए जाएंगे जिसमें आपको कुछ काम भी करना पड़ सकता है। मगर आरोही क्रम और अवरोही क्रम वही होगा, सबसे पहले अगर छोटी संख्या है और सबसे लास्ट में, सबसे अंत में अगर बड़ी संख्या है तो उसे आरोही क्रम कहेंगे, और सबसे पहले अगर बड़ी संख्या है और सबसे लास्ट में अगर सबसे छोटी संख्या है तो उसे अवरोही क्रम कहेंगे। यह आरोही और अवरोही है। अब आरोही और अवरोही क्रम को समझने के लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं। मान लिया यह एक पहाड़ की चोटी है, राहुल इस पर चढ़ना चाहता है, उसने जिद कर दी। राहुल ने, बात किसी की मानता नहीं था, राहुल बोला मैं इस पर चढ़ूंगा। लोगों ने कहा जाओ चढ़ो। जब ये चढ़ने लगा तो यहाँ सीढ़ियां बनी हुई थी या नहीं बनी हुई थी, जैसे भी ये चढ़ा, हम मान के चलते हैं कि एक सीढ़ी ऐसे सीढ़ियों को चढ़ता हुआ यह चोटी तक पहुंच भी गया अपनी जिद पर। तो यह इसकी पहली सीढ़ी हुई, यह दूसरी, यह तीसरी, यह चौथी, पांचवी और सबसे लास्ट में यह छठी सीढ़ी पर पहुंचकर पर्वत की चोटी पर चढ़ गया। कहां चढ़ गया? पर्वत की चोटी पर राहुल चढ़ गया जिद करके। जब पर्वत की चोटी पर राहुल जिद करके चढ़ गया तो इसे कहेंगे पर्वतारोहण। पर्वतारोहण, राहुल का पर्वतारोहण हो गया, राहुल ने पर्वतारोहण कर लिया। पर्वतारोहण दो शब्दों से बना है, पर्वत जोड़ आरोहण, और आरोहण से ही बनता है आरोही। जी हाँ, आपको याद रखने में आसानी होगी कि पर्वतारोहण मतलब पर्वत को चढ़ना, पर्वत को चढ़ना पर्वतारोहण कहलाता है, और पर्वतारोहण में आरोही शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो उसे आरोहण कहते हैं, उसे आरोहण कहते हैं। आरोही संख्या, वो आरोही क्रम हो गया, वो संख्याओं को विन्यासित करने का, संख्याओं को निरूपित करने का आरोही क्रम हो गया, 1 से लेकर के 6 तक, या इससे अधिक, या इससे और अधिक। मैंने यहाँ 6 मानक लिया है कि सबसे पहली सीढ़ी 1 है और सबसे अंतिम सीढ़ी 6 ही सीढ़ियां हैं। तो 1 से लेकर के 6 तक जब यह चढ़ जाता है राहुल, तो यह पर्वतारोहण कर लेता है, यानी आरोही क्रम में जाता है। और यहाँ पहुंचने के बाद राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है कि अब तो मैं पहाड़ पर चढ़ गया, यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ हवा कम होती है, यहाँ घर भी नहीं है कि कहीं हम खा पी सकें, राहुल बहुत खाता है तो इसे भूख लगती है बार बार, यह ढूंढ रहा है कि यहाँ क्या खाएंगे, किसी ने इसे झूठ कर दिया था कि वहां बहुत कुछ खाने को, इसलिए जिद करके चढ़ गया था। अब यहाँ कुछ खाने पीने को नहीं है, रहने को घर नहीं है, सोने को बिस्तर नहीं है। तब लास्ट में उदास मन से यह बोला कि भाई यहाँ रहने से अच्छा है कि यहाँ से उतर जाएं। उतर जाएं मतलब अब एक एक सीढ़ी यह नीचे की ओर आने लगा। इस क्रिया को जब वह ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी 6 से 1 की ओर आ रहा है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे उतर रहा है, उसे कहा गया अवरोहण। और इसी में वो शब्द छिपा है, इसी से अवरोही। आरोही पहाड़ पर चढ़ना, अवरोही पहाड़ से उतरना। असेंडिंग ए से शुरू होता है, गिनती ए से शुरू होती है, यानी कि पहला जो सबसे छोटा है वो पहला नंबर पर होगा, और असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते चले जाएंगे, उसका उल्टा ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग होगा। तो असेंडिंग को पहचानने का तरीका ए से है कि भाई 1 से गिनती शुरू करो, ए से, और आखिरी जहां तक है वो सबसे बड़ी संख्या लिख दो। हिंदी में जानने का तरीका है कि आरोही मतलब पर्वतारोहण है, पर्वत चढ़ना है, अवरोही मतलब पर्वत से
उतरना है, मतलब ऊपर से नीचे आना है। आरोही में नीचे से ऊपर जाना है, अवरोही में ऊपर से नीचे आना है। इसे ही हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है और वीडियो की लंबाई ज्यादा ना हो, इसलिए संख्या पद्धति की अगली कड़ी हम फिर से बनाएंगे, जिसमें शुद्ध मान और स्थानीय मान, क्रम को पलटना, मिलियन, बिलियन, प्राकृत और पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में हम जानेंगे। जल्दी ही हमारी दूसरी वीडियो आएगी जिसमें हम इसके आगे की चीजों को जानेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल वाले बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि हमारे नए वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।